आप हराम की मत खाइएगा। ड्यूटी अफसर के हाथ में क्या है जो 6 घंटे की जगह पे 36 घंटे ड्यूटी करता है। इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ हम दोनों ही हैं। पाकिस्तान में बेस्ट टीम हमारी K7 है, हमें बस प्लेटफॉर्म चाहिए। हम एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपके साथ वर्दा शोएब और तलहा जतोई भी मौजूद है। जी तलहा, तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या दुआएं कर रहे थे कल बैठ के मैच का क्या होगा, कि हम तो इसी बात पे डिपेंड कर रहे हैं ना। मेरे लिए तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। मैं तो इनफैक्ट वर्ल्ड कप से ज्यादा उम्मीदें अब वाबस्ता किए हुए नहीं हूँ। बिल्कुल मैं मैच फॉलो अप नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक कुछ क्रिकेट के शायकीन हैं जो दुआएं कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि इंडिया जीत जाए, जीत जाए, जीत जाए। अब दुआ कर रहे हैं कि इंडिया हार जाए, हार जाए, हार जाए। तो क्योंकि हम अगर मगर टगर की कगार पे अटकी हुई है हमारी टीम। लेट्स सी होता क्या है। लेकिन तला, जब मैं आज ऑफिस आ रही थी तो मैंने एक बहुत ही एक अजीब सा इंसिडेंट देखा। खैर ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में आई थी जो कि एक अच्छी बात है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ मैं शेयर करूँ कि हम जब गलती करते हैं तो उस गलती के बावजूद हम अपने आप को लगता है कि नहीं जी हम सही हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मैं अपनी गाड़ी में आ रही थी तो मैंने सामने से देखा कि एक बाइक वाले की गलती थी। बाइक वाले ने गाड़ी वाले को इतनी बुरी तरीके से ओवरटेक किया और वो स्ट्रीट से एक और दूसरे रोड से कनेक्ट कर रहे थे। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने किया कि खुदा ना खासा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था, मगर थैंक्स टू द कार पर्सन उन्होंने सेव करने की कोशिश की और बचा लिया। बाइक बाकायदा डिसबैलेंस हुई है। उनको पता था कि उनकी गलती है, तब भी वो तेजी से आगे निकल गए। उन्होंने पीछे पलट के भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं कि हल्की सी गाड़ी पे अगर लगी भी है या कुछ है, या गाड़ी वाले को किसी से पीछे से किसी ने हिट तो नहीं कर दिया। उनको पता था अपनी गलती, उन्होंने देखा नहीं और आगे निकल गए। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप अपनी गलती को नज़रअंदाज कर सकते हैं और अपने आप तब भी प्यार कर सकते हैं कि जी कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, तो ऐसे ही आपको चाहिए कि दूसरों की गलती को भी नज़रअंदाज किया जाए, दूसरों की गलतियों को भी दरगुजर किया जाए। यकीनन बहुत ज़रूरी है। इसी से बर्दाश्त बढ़ती है, इसी से सोसाइटी की मुश्किलात दूर होती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब नजर हम डालेंगे टॉप स्टोरीज पे, टॉप ट्रेंड्स पे। टॉप स्टोरीज पे, टॉप स्टोरीज। शुरका की बढ़ती तादाद या कोई और बात। पीटीआई का आज़ादी मार्च मजीद सुस्त, नया शेड्यूल जारी। आइंदा इतवार तक झेलम पहुंचेगा। मार्च का दौरानिए के साथ हुकूमती परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। 10 साल में 53 से जायद सहाफ़ी कत्ल। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। दुनिया आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मना रही है। क्या वाकई इस ख्वाब की ताबीर मुमकिन है? भारतीय हरीफ को हराया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सब हिलाली परचम सर बुलंद कर दिखाया। दुबई में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले अब्दुल्ला चांडियो आज बनेंगे दुनिया बोल है के मेहमान। और पहले भारत की जीत की दुआएं कर रहे थे, अब उसी की हार पर तकिया है। बंगाली टाइगर्स आज सुरमाओं को हराएंगे, तब ही शाहीन वर्ल्ड T20 में आगे जाएंगे। लेकिन क्या बंगाल के शेर नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे? मुझे लग रहा है कि बिल्ली के ख्वाब में चीज है। तलहा, वैसे उम्मीद तो ऐसी ही है कि पहली बात तो ये हमें इस तरह की परफॉर्मेंस देनी ही नहीं चाहिए कि हम अगर मगर या किसी और के रहमो करम पे हम रहें कि जी अगर कोई हारेगा तो हम टीम में इन होंगे, या अगर ये 2 मैचेस हार गए या बारिश हो गई या कुछ XYZ हो गया तो ही जाके हम टीम में हम T20 वर्ल्ड कप में आ जाएंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे। वरना ऑस्ट्रेलिया में सैलाब आ गया तो हम शायद वर्ल्ड कप जीत जाए, शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाए। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। PCB चेयरमैन साहब को नेगेटिविटी का जो कहते हैं कि हर कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, उनको खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए। और माशाल्लाह से उनका भी एक अपना एक रोब है, एक रुतबा है, इस बारे में उनका ख्याल रखना चाहिए। खैर आगे से डालते हैं तलहा टॉप ट्रेंड पे। टॉप ट्रेंड्स हैं जी आज। यकीनन क्रिकेट भी नजर आ रहा है मुझे टॉप ट्रेंड में, और हकीकी आज़ादी मार्च इस पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। सार्फिन अब तक 4,56,000 से ज्यादा ट्वीट्स कर चुके हैं। ट्विटराटी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और यकीनन पॉलिटिक्स का महवर भी बन चुका है ट्विटर। लेकिन ट्विटर ने नया ऐलान कर दिया है, जिसकी होगी ब्लू टिक, देने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि अब आ गए इलॉन मस्क
और उन्होंने कमाने हैं बहुत सारे पैसे, क्योंकि उन्होंने कुछ 40-45 बिलियन डॉलर से ये डील की है ट्विटर को खरीदने की, जिसके बाद अब उन्होंने बोला कि जिसके पास भी ब्लू टिक होगी, वेरीफाइड टिक होगी, ही हैज़ टू पे। पहली खबर आई थी $20, फिर आ रही थी $10-8 उनको देने पड़ेंगे, जिसके बाद जो है जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ और वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनकी परेशानी में थोड़ा सा इजाफा हो गया। अच्छा, लेकिन तला सुनने में ये भी आया कि $18 पर मंथ आपने देने हैं, यानी कि अगर ट्विटर अकाउंट आपने रखना पहले है 20 आया, फिर 18 आया, फिर 8 या 10 भी आ रहा है, क्योंकि कम करते जा रहे हैं वो, क्योंकि रिएक्शन आएगा बहुत ज्यादा। तो जस्ट इमेजिन एग्जैक्टली इसका रिएक्शन आएगा कि कौन $18 पर मंथ पे करेगा, कि वर्ल्ड वाइड ट्विटर यूज किया जाता है, हर कोई इतनी इजीली $18 पर मंथ पे नहीं कर सकता। खैर आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं हमारे अगले टॉप ट्रेंड की जानिब, जो कि है कौम हकीकत जान चुकी है। ये भी टॉप ट्रेंड कर रहा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है टॉप ट्रेंड का, जिसमें अब तक 25,000 से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं, और इसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। तला, लेकिन क्या कौम हकीकत जान चुकी है? आपको लगता है कौम को हकीकत का पता चल गया है? लग तो ऐसा ही रहा है, जिस तरह से कौम का रिएक्शन आ रहा है। हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो एक पावर शो की सूरत इख्तियार करती हुई इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि कौम हकीकत जान चुकी है या नहीं जान चुकी है। खैर आपने डिपेंड करता है कि लोगों की सोच क्या है, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि कौम नींद से बेदार हो चुकी है। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उन्हें किसके पीछे चलना है, कौन से लीडर को फॉलो करना है। अब कौम जाग चुकी है, कौम जाग चुकी है, लेकिन अभी मेरी नज़र में बहुत सारी हकीकत है जो कौम से छुपी हुई है, क्योंकि कौम से इतने सारे हक़ाइक़ छुपाए गए थे, एक एक करके खुल रहे हैं, खुलते खुलते भी कई दिहाइयाँ गुजर जाएंगी, लेकिन हकीकत ख़त्म नहीं होगी। इतनी ज़्यादा ऐसा सच्चा कड़वा सच है जो लोगों के लिए थोड़ा हजम करना मुश्किल है, इसलिए उसको आराम आराम से दिखाया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कौम को हकीकत का एक्चुअली पता चल जाए। तरह ये पॉलिटिक्स इतनी डर्टी पॉलिटिक्स है, इतनी फिल्दी पॉलिटिक्स है कि हम उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते, और जाएं तो शायद हम अपने आप में कंफ्यूज हो जाएं, परेशान हो जाएं कि जी हमारे सर में दर्द हो रहा है। खैर हम बात करते हैं हमारे ट्विटर की, जो हम अक्सर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। जैसे पहला आपने बताया कि ब्लू टिक के लिए फ़ीस देना होगी, और ये फैसला समाजी वेबसाइट के नए जो ओनर हैं इलॉन मस्क, उन्होंने किया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनको मजीद और पैसे कमाने हैं। तो ऐसा तो लग रहा था कि अब ट्विटर लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना छोड़ देंगे। आई डिसएग्री, क्योंकि देखें ब्लू टिक उनकी लगी होती है जो सेलिब्रिटी हैं, जो मशहूर लोग होते हैं, तो वो मशहूर लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं ये $10-15-20, लेकिन वो अपनी ब्लू टिक कभी गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए वो बायस इज्जत बायस फ़ख्र है। जिस तरह लोग इस वक्त मेटावर्स में जाकर ज़मीनें खरीद रहे हैं, NFTs खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में, तो यकीनन ये ब्लू टिक के लिए भी इनके लिए $15-20 वोंट बी अ बिग डील। लेकिन इनफैक्ट मुझे अब लगता है कि बहुत सारे लोग ब्लू टिक लगवा लेंगे पैसे देकर। अच्छा, हाँ, कि भाई पैसे लें, ब्लू टिक लगाएं, थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स सी क्या हो गई तो आगे पता चलेगा, लेकिन हम आपको अपने शो में अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं सियासी सूरत हाल पे। कप्तान का काफिला मजीद सुस्त रवि का शिकार हो गया है। अवामी इज्तिमा बढ़ने के बाद मिनटों का सफर दिनों में तय हो रहा है, और कल पूरा दिन पहलवानों के शहर गुजरावाला में गुजारा गया था। जी हाँ, और कल शाम को 5वें दिन का इख्तिताम गोंदावाला में होगा, और ये बताया जा रहा है कि अब तकरीबन 11 या 12 तारीख को मंजिल पे पहुंचेगा यह मार्च। अच्छा, मार्च जितना डिले हो रहा है उतना पॉलिटिक्स, चमगोइयाँ और लोग कहते हैं ना गॉसिप और रूमर्स गर्दिश करना शुरू हो जाते हैं कि बैकडोर नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई और रास्ता ढूंढा जा रहा है, कोई और दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है, पॉलिटिक्स शायद नाम ही इस चीज़ का है, सियासत नाम ही इस चीज़ का है। डेमोक्रेसी में होता ही ये है कि जब भी आप किसी बंद गली में पहुंचते हैं तो फिर आप दूसरे रास्ते तलाश करते हैं और देखते हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पाकिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी $400 बिलियन है, इनफॉर्मल इकोनॉमी गैर कानूनी काम $2000 बिलियन है। खान साहब उस 2000 बिलियन को बंद करने निकले थे, उनका एक काम बंद कर दिया गया। डेफिनेटली आप सोचें जो एक मेजॉरिटी लेवल ज़्यादा है वहाँ पे कब तक लड़ेंगे, लेकिन खैर खान साहब की हिम्मत है, खान साहब अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, और उनके पीछे अब कौम भी निकल रही है। अब वो अकेले निहत्ते नहीं खड़े, लेकिन हाँ पहले ये सफ़र उन्होंने अकेले ज़रूर शुरू किया था, लेकिन वो चलते चले गए और कारवां बनता चला गया। आज हकीकी आज़ादी मार्च का 6ठा रोज़ है, और बोल न्यूज़ आपको लम्हे लम्हे की सेकंड की ओनली बोल न्यूज़ जो है वो आपको अपडेट दे रहा है। और लॉन्ग मार्च के जो शुरा हैं वो रात को गुजरांवाला में ही उन्होंने स्टे किया था, और आज कह रहे हैं कि घाघर मंडी तक पहुंचेंगे ये लोग ना। तनवीर भट्ट है हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे हैं। तनवीर बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास लेटेस्ट? जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता रोज़ PTI का जो लॉन्ग मार्च था, हकीकी आज़ादी मार्च, वो गोंदलावाला अड्डा रात को इख्तिताम पजीर हुआ था। आज गुजरावाला जो पहलवानों का शहर है, जिसका एतराफ़ रात को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी इनके जोशो जज्बे वलवले से किया था,
आज गुजरावाला का इलाका है जी, पिंडी बाईपास अजीज़ क्रॉस जो है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज अपने छठे रोज़ का आगाज़ करेंगे। यहाँ से काफ़िला रवाना होगा जो गखड़ मंडी तक जाएगा। गखड़ मंडी के रास्ते में जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगाए हुए हैं लोगों ने। अगर गुलशन इकबाल पार्क को देखें, वहाँ पे कैंप है, डीसी कॉलोनी के बाहर कैंप है, और इसके बाद ये मेन इनका एक ये भी जो रावली कैंट है, यहाँ पे इनका एक मेन कैंप है। इसमें खूबसूरती की बात ये है कि तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे वर्कर हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक तो अगर कैमरामैन दिखाए मरे हर जगह पे हमने देखा है कि उनके कंटेनर, उनके लिए इस्तकबाली कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी बिल्कुल उनके साथ एक कैंप बनाया गया है, जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो अपने कप्तान का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इस्तकबाल करेंगी और उनको सुनेंगी। यहाँ पर गुजरावाला में बहुत ज़्यादा लोग, यहाँ पे जिस दिन से ये आज़ादी मार्च काफ़िला शुरू हुआ है, वहाँ पे लोगों इस तरह है कि जैसे लोगों को वाकई हकीकी आज़ादी की जिसकी तलाश थी वो मिल गई है। लोगों में बड़ा जोशो खरोश, जोशो जज्बा, बड़े खुश व खुरम है। यहाँ पर रावली में भी हर तरफ बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं। ये लोग थकने वाले नज़र नहीं आ रहे। सारा दिन ये जलसे जुलूसों में, मार्च में होते हैं और रात को आके अगला जो इनका इलाका है वहाँ पर ये तैयारी करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने चेयरमैन के बड़े बड़े बोर्ड, होल्डिंग, ये वो हर तरफ लगा रखे हैं। बड़ी मेहनत की है। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि तैयारियों के हवाले से और इस्तकबाल के हवाले से कि पहलवानों के शहर के जो अंदरून शहर के पहलवान हैं, उन्होंने तो कप्तान का जो इस्तकबाल किया था उसको कप्तान ने भी सराहा था। आइए इनसे पूछ दिया कि आज ये किस तरह इस्तकबाल करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज आपको मालूम है कि 6वां रोज़ है और गुजरांवाला के जो जियाले हैं वो अपने महबूब कायद इमरान खान का इस्तकबाल के लिए बड़ी बेतानी और बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि खान आए और हम उसकी झलक देखें। उसकी झलक देखने की वजह क्या है? असल में इमरान खान का जो बयानिया है वो एक माँ के बच्चे से लेके और 90 साल के बुज़ुर्ग तक के ज़हन में अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च का जो बयानिया है वो हर बच्चा और हर बुजुर्ग इसको हक और सच समझ के इस जहाद में मेरे साथ ना एक और यहाँ पे पीटीए के कारकुन मौजूद हैं, टाइगर खिलाड़ी मौजूद हैं। वो बड़ा बेचैनी से कुछ बात करना चाहते हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे ही 12 बजे के बाद इधर आपको जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। कल भी इधर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचकर इसका ज़रूर हम रिजल्ट लेंगे। ये बात चूँकि अगर कप्तान जो है उसका जो इख्तितामी तकरीर है, खिताब जो है वो गोंदावाला अड्डे में है, लेकिन वजीराबाद तक हर बंदा हर अपने हर बंदा इंतजार कर रहा है झलक देखने के लिए इमरान खान की। तनवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो पीटीआई के वर्क वक्त उनका जोश दीदनी है, देखने से ताल्लुक रखता है और यकीनन ये मार्च चलता रहेगा। देखना यह है कि मुल्क में तब्दीली कब आएगी। हर कोई तब्दीली चाहता है, वी नीड दैट चेंज। तब्दीली नहीं आई तो मुल्क की डायरेक्शन कभी सही नहीं होगी, मुल्क कभी बदलेगा नहीं। यही चोरी, यही 2 नंबरी होती रहेगी। खैर, खाने की बात करते हैं। वरना वैसे आपके सामने मैं खाने की बातें कम करता हूँ क्योंकि आप और मैं हमेशा एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। इख्तिलाफ राय का हुस्न हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। वैसे तो बहुत ज्यादा चीजों पे है, लेकिन खाने पे क्यों? वरना मैं जो हूँ ना, मछली पकड़ने भी जाता हूँ, फिशिंग भी मैंने बहुत की है और मैं समझिए कि खुद भी पकाता था मछली, इतना मुझे शौक था। झींगे खुद साफ करता था, लॉबस्टर्स खुद साफ करता था। मुझे बड़ा मुश्किल काम होता है इनको साफ करना। खैर, मछली का एक इशू ये होता है कि मछली जब पकड़ी जाती है तो जितना उसका वेट इंतजार आप कराएंगे उसको, उतना उसमें स्मेल आती है। जितनी वो फ्रेश होती है उतनी उसमें स्मेल नहीं होती है। पर सैडली क्या हुआ है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, बर्फ महंगी हुई है, तो मछेरे बचत के चक्कर में बर्फ भी कम रखते हैं। फिर जो ए ग्रेड माल होता है, जो बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का अच्छा दाना होता है, वो हमेशा एक्सपोर्ट के लिए चला जाता है, बड़ी कंपनी को दे देते हैं, रेस्टोरेंट्स में नहीं आता है। तो मुझे किसी ने बताया कि मैंने कराची के तमाम रेस्टोरेंट्स, इनफैक्ट पाकिस्तान में जहां जहां मछली मशहूर है मैं वहां गया हूं। मुझे किसी ने बताया कि एक ऐसा फिश जॉइंट है कराची में, तारिक रोड पे, और फेज 8 में भी आ गया, जो सुरजानी से शुरू हुआ था, डिफेंस तक पहुंच गया, जिसकी मछली की स्मेल 0 होती है। यानी कि अगर अंगीठी के ऊपर 50 मछलियां भी बन रही हो और आप दूर खड़े हुए
या करीब खड़े हुए सूंघने की कोशिश करेंगे, आपको मछली की कोई स्मेल नहीं आएगी। मैंने प्रॉपर्ली चेक किया है, अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे द बेस्ट ग्रिल्ड फिश इन कराची तो आपको मामू फिश का नाम सबसे ऊपर आएगा। पहले मैं समझा कि मुझे मामू बनाया जा रहा है, अच्छा, लेकिन फिर मैंने जाके देखा, आपको भी दिखाता हूं मैंने क्या देखा। चलें जी। कराची का इलाका तारिक रोड, जहां पे कराची का पहला बर्गर जॉइंट मिस्टर बर्गर और पहला रोल जॉइंट सिल्वर स्पून बड़ा मशहूर हुआ। और जैसे सर्दियों की रातें करीब आती जा रही है, कराची वालों को मछली खाने का बड़ा शौक है और कराची की बेस्ट ग्रिल्ड फिश, आई वुड से बेस्ट फिश कहां मिलती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ। आज जिस फिश की कहानी मैं आपके पास लेकर आया हूं, अगर आप गूगल पे जाकर लिखेंगे बेस्ट ग्रिल्ड फिश इन कराची, यू विल फाइंड मामू फिश टू बी नंबर 1। मामू की फिश बड़ी मशहूर है वो गली के अंदर, लेकिन मामू की कहानी उनकी फिश से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सुरजानी से उन्होंने डिफेंस तक का सफर कैसे किया और कितनी मकबूल हो गई उनकी मछली ग्रिल्ड फिश स्पेशली। आइए उनसे पूछते हैं। मामू कहते हैं, मोहम्मद असलम नाम है, लेकिन मामू बना नहीं रहे। और पाकिस्तान में समझ ले हम ही ऐसे मामू हैं जो मामू नहीं बना रहे। तो बड़ा मुश्किल सफ़र है सरजानी से डिफेंस। 12 साल का टाइम होता है, बड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन जब फल मिलता है सब्र का तो आदमी सारी चीज़ें भूल जाता है। टाइम गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, आदमी को अपने एम पे मजबूत होना चाहिए। बस टाइम गुजरता रहा, बहुत परेशानियां आई, लोगों ने ठिए खाली कराए, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह। लोगों को मैं फ़ोन नंबर देता रहता था अपना कांटेक्ट कि आप मुझसे कांटेक्ट कर ले, मेरी जगह नहीं है। तो लोग हटा देते थे, पुलिस वाले हटा देते थे या डीएमसी हटा देती थी किया। तो मेरी समझ लें 11 जगह चेंज की मैंने। लेकिन जब मैंने 11वीं जगह जब मैं आया तो इतना रश हो गया कि मोहल्ले वालों ने फिर हमें वहाँ से भगाना ही पड़ा कि भाई यहाँ से चले जाएँ आप। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश हो गया था, करोड़ों में सेल चली गई, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ पे चले गए। तो फिर हमें गुलशन छोड़ना पड़ा, हम तारिक रोड आ गए। तारिक रोड में जब आए तो हमने गुलशन की भी ब्रांच रखी है और तारिक रोड भी आपके सामने ही चल रही है। फिर यहाँ से हम डिफेंस चले गए, तो सरजानी से डिफेंस पहुँच गए अल्लाह के हुक्म से। बस हमारी फ़िश में ये है कि अगर ये सुरमई है तो ये सुरमई ही होगी, ये अल्लाह जानता है या फिर मामू जानता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, ए ग्रेड का माल होता है फ़िश। और हम हीरे की जगह हम दूसरी मछली नहीं देंगे। अगर हम हीरा दे रहे हैं तो हीरे की बोनलेस ही देंगे, अगर सुरमई दे रहे हैं तो हम सुरमई ही की बोनलेस देंगे। हम इसमें झूठ नहीं बोलेंगे। हम जो मशहूर हुए हैं मामू, उसकी वजह ये थी कि मामू झूठ नहीं बोलते। मसाले ऑर्गेनिक मसाले हैं इसमें, अपने घर के मसाले हमने बनाए हैं, दिल्ली वाले हैं वैसे। और चटनियाँ भी हमने अपनी बनाई हैं, इसमें केमिकल नहीं है, कलर नहीं है, फूड कलर नहीं है। राइट जी, हमारे डिनर का इस वक्त मेन्यू आ चुका है। हमारे पास पापलेट 2 किस्म की है, एक लाल मसाले में, एक नमक काली मिर्ची में। ये नमक काली मिर्ची सुलेमानी पापलेट आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, शायद दुनिया में भी कहीं नहीं मिले सिवाय मामू के पास। और नमक काली मिर्ची में आप पापलेट खाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली मछली में फ्लेवर कितना है, क्योंकि होता ये है कि मसाला इतना डाल दिया जाता है मछली का फ्लेवर चला जाता है। लेकिन मामू की ये सुलेमानी ग्रिल्ड पापलेट का जो फ्लेवर है ना, वो मुझे खाने दीजिए। अब मुझे मज़ीद इंतज़ार मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खाने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा समझा सकूँगा कि क्या तासुरात है मेरे दिल के और मेरी ज़ुबान के। एंड ऑफ कोर्स चटनी ज़रूर ट्राई करनी है। तो जो मछली का ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो मैं नहीं समझता। मैंने कराची में हर जगह मछली खाई है, अपने हाथ से पकड़ने भी गया हूँ और फिर पकाई भी है, लेकिन ऐसी फिश कहीं भी नहीं है। प्रॉन्स को अगर ट्राई करेंगे, प्रॉन्स में हमेशा ये कंप्लेन आती है कि हीट है, एक आफ्टर टेस्ट आ रही है। मामू के प्रॉन्स 0 आफ्टर टेस्ट, और मसाला भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, विच अगेन प्रूव्स कि अगर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाए तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है।
अब एक चीज़ जो हमें मामू बता रहे थे कि सुरमाई, लोग बहुत सारी दूसरी मछलियों को सुरमाई बोल के बेच देते हैं, लेकिन अगर आप सुरमाई असली मछली खा रहे हो तो आपको उसका टेक्सचर बता देता है कि वो कितनी फ्रेश है, और उसकी स्मेल बता देती है कि वो स्टेल तो नहीं है, वो पुरानी तो नहीं है, वो बासी तो नहीं है। तो यकीनन मामू की फ़िश लाजवाब है। अगर आपने नहीं खाई है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे खाने दीजिए। वाह, बहुत आला। पाकिस्तान में कोई और फिश जॉइंट होगा जहां पर आपको ऐसी लाल आटे की रोटी मिले जिसके आटे को मिनरल वाटर से गूंदा गया हो, जिस रोटी को तैयार करने में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया गया हो, इस क्वालिटी के मसाले, इस क्वालिटी की रेसिपी और इस प्राइस पे। यही वजह है कि मामू फिश आज गूगल पे अगर आप देखें तो कराची की नंबर 1 ग्रिल्ड फिश कहलाती है। डू कम एंड ट्राई the best fish in Karachi, Mamu's Fish. Hope you enjoyed today's video. Thank you so much for watching. मुंह में पानी तो आया होगा वर्दा, लेकिन अब इशू इतने सारे हैं, मैं फौरन से अगले इशू पे जाना चाहता हूँ। लेकिन तलहा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, शर्म तो नहीं आई आपको अकेले खाते हुए ना? मामू को बोलेंगे आपके घर पे भिजवा देंगे। अच्छा, ब्रेक लेना है, ब्रेक ले रहे हैं। वेरी गुड प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक लेके तलहा से थोड़ी सी मुझे लड़ाई करनी है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सिंध में सेहत का हाल क्या है, वजीर सेहत किस तरह डॉक्टर्स को ट्रीट कर रही हैं, क्या उन्हें कह रही हैं। इस ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो के बारे में कि उन्होंने कुछ दिन पहले डॉक्टर से मुलाकात की थी। तलहा, अच्छा, अजरा पेचोहो कौन है अपने व्यूअर्स को बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि सिंध में ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत है। आसिफ अली जरदारी की 2 बहनें हैं, फरियाल टालपुर ऑल्सो नोन एज अदी, और दूसरी हैं अजरा पेचोहो, और तकरीबन सिंध का निज़ाम यही संभालती है। जरदारी साहब की उम्र काफ़ी है, तबीयत भी नासाज रहती है। अदी फरियाल जो है वो रेवेन्यू को, यानी ज़मीनों के सारे काम, वहाँ से जितनी अर्निंग्स होनी है, इरिगेशन को प्रॉपरली, पानी का सारा निज़ाम, किस ज़मींदारों को कितना पानी मिलना है, मॉनिटर करती हैं, और वहाँ से सारी अर्निंग्स होती हैं, कमाई होती है। उसी तरीके से अजरा पेचोहो साहिबा, जिनके शौहर हैं फजलुल्लाह पेचोहो, वो भी सरकारी अफसर हैं, बड़ी पोस्ट पर रहे हैं और बहुत सारे काम उन्होंने भी किए हैं। अजरा पेचोहो साहिबा आजकल डॉक्टर्स के मसाइल हल करना चाह रही है। उन्होंने डॉक्टर्स का जो रिस्क अलाउंस पहले तकरीबन 37,000 हुआ करता था, उसे 0 कर दिया, उसे दोबारा 30,000 कर दिया है। डॉक्टर्स को वो कहती हैं कि एक तो मैं आपको 30,000 रुपये रिस्क अलाउंस दे रही हूँ, अब आप हराम की मत खाइएगा। और फिर जब उनसे सवालात पूछेगा तो जवाब दे दिया मैंने, मैं बहुत बड़ी सरदार हूं, वडेरानी हूं, मुझसे ऐसे सवाल ना पूछो, मैं जा रही हूं। जिस तरीके से वोट किए गई, रवैया नामुनासिब था। हमारे साथ मौजूद है वारिस जाखरानी, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को इस वक्त? थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर वारिस अली, वाइस चेयरमैन YDSN। इशू ये है कि सबसे पहले तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो है ना, वो पूरे प्रोविंस के हेल्थ के हेड होती हैं, और हम उसके इस तरह के वर्ड यूज़ करने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैडम को इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। एक हाईली एजुकेटेड लोग उनके साथ होते हैं, मतलब नीचे से लेके आपके वार्ड बॉय से लेके FRCS, FCPS के PhD के लोग आपके साथ होते हैं, और आप उनके लिए इस तरह के नामुनासिब वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है और अच्छी रिवायत नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर कहीं कोई गलत कर रहा है, कोई ड्यूटी चोर है, या कोई करप्ट है, या कोई मसला है, तो हमें उसके थोड़े एतराज़ है। वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, भले उसके खिलाफ ऑपरेशन करे। ये हराम कैसे कमाते हैं सर डॉक्टर्स? ये जो हराम कमाने का जिक्र कर रहे हैं वारिस भाई, ये कैसे कमाते हैं हराम डॉक्टर्स? सर ये तो मैडम खुद एक्सप्लेन करेगी कि कितने जो है ना हराम कमाते हैं, कितने पैसे इनको दे के अपनी पोस्टिंगें लेते हैं, वो उनकी वजाहत वो खुद करेगी। एक यंग डॉक्टर जो 36 घंटे ड्यूटी करता है 6 घंटे की जगह पे, उसके लिए कैसे ये वर्ड यूज कर सकती है? अगर कहीं हराम चलता है तो मैडम के अपने डिपार्टमेंट में चलता है। अगर कहीं हराम चलता है तो मैडम के अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में सोचना चाहिए कि वहाँ कितना चलता है। एक ड्यूटी अफसर के हाथ में क्या है जो 6 घंटे की जगह पे 36 घंटे ड्यूटी करता है? यकीनन बहुत अफसोस की बात है वारिस साहब। हमने यकीनन हम अपने डॉक्टर्स की आवाज बनना चाहते हैं, मसीहाओं की आवाज बनना चाहते हैं, और जो जुल्म
सिंध हुकूमत उनके ऊपर कर रही है, अजरा पेचोहो साहिबा कर रही हैं, ये नाजायज है। और जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए आई थिंक इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। थैंक यू सो वेरी मच। वारिस अली जाकरानी फ्रॉम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मौजूद थे और इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अजरा पेचोहो की साहिबा के ऑफिस के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए पैसे होते हैं, कितनी करप्शन होती है, कितने पैसे वैसे यहाँ होते हैं। अगर वहां सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाए तो आपको अरबों का हिसाब मिल जाएगा। तो पता जाएगा कि हराम कहाँ से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हलाल लोगों की। हराम की तो बात हो गई है, ये हराम थे। अब हम हलाल लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया है, इस मुल्क के लिए खून पसीना दिया। लेकिन तला जब भी बात आती है पाकिस्तान और इंडिया की, वो किसी भी मैदान में आमने सामने हो, हमारी एक्साइटमेंट जो है वो लेवल उसका एक अलग ही होता है। हम बस यही कहते हैं कि किसी भी मैदान में हो बस इंडिया से नहीं हारना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ अभी पिछले T20 मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम इंडिया से कितनी बुरी तरीके से हारी। वहां तो हम खुश नहीं हो पाए, लेकिन एक मैदान ऐसा है जहां पे हमने इंडिया के हरीफ को चित करके दिखाया है। यकीनन अब्दुल्ला शकील चांडियो अब इस मुल्क में किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से दुबई में बेयर नकल कॉम्बैट की सीरीज में इंडियन फाइटर को चित किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, साथ साथ एक और बड़ी खतरनाक किस्म की खातून है हमारे साथ, देखने में बहुत खूबसूरत है पर हैं बड़ी खतरनाक। वो भी इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन में फेडरेशन की चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। दुनिया बोल है, मैं वेलकम कहूंगा सबसे पहले सेंसे मास्टर द फाउंडर ऑफ K7 किक बॉक्सिंग फिटनेस एकेडमी जमील चांडियो साहब को, सेंसे जमील चांडियो साहब को यकीनन पहले भी आप हमारे शो पे आते रहेंगे। ये वो हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फाइट को दे दी है, मिक्स मार्शल आर्ट्स को दे दी, और आपकी वजह से जमील साहब आज पाकिस्तान में ऐसे चैंपियंस आपके लेफ्ट राइट पे बैठे हुए हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सो वेरी मच। हाउ डज इट फील कि आपके जब दो खिलाड़ी दुनिया में जीत कर आते हैं? अब्दुल्ला का इंट्रोडक्शन हो गया है, ईमान का नहीं हुआ। ईमान फैल्कन खान यकीनन ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई ताजिकिस्तान में, देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन मत जाइएगा इनकी शक्ल पे, मत जाइएगा, बहुत खतरनाक है, करेंगे, इतनी डेंजरस है। इनको देख के कहीं से नहीं लगता, इनका पूरा मॉडल वाला लुक है, एक तो फुल मॉडल लुक है। लेकिन जब ये अपने ग्लव्स पहन लेती है ना तब तो फिर सामने वाले को ढेर कर देती है। चांडियो साहब, हाउ डज इट फील? रियली ब्लेसिंग्स। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ। एक प्रोसेस शुरू हो गया था और जब मैंने इस वक्त जिन हालात में K7 की बुनियाद रखी, और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, आज मैंने तो कहता हूँ प्राउड टीम जो मेरे पास है, और उसके अलावा पाकिस्तान में जो लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं उनको भी यही एक फीलिंग हुई कि किसी न किसी तरह हमने एक किरण की तरह इस चीज़ को मेंटेन रखा, डिस्पाइट कि हमें बहुत से इश्यूज़ हमेशा से आए इस कंट्री के अंदर। हमें पता है स्पोर्ट्स का क्या हाल है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। और गिव अप ना करने की वजह ये थी कि हमें विजन क्लियर दिख रहा था कि जब आप खुद ही को कर बुलंद इतना, वो वाली मिसाल के पीछे मैंने अपनी ट्रैक को रखा हुआ था कि इसमें आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। बट यस, आज जो ये सब मैं देख रहा हूँ अब्दुल्ला की शक्ल में, ईमान की शक्ल में, रिजवान, हाजिक, अनील, ये सब मेरे फाइटर्स, और इसके अलावा पाकिस्तान के मज़ीद फाइटर्स की शक्ल में, तो मेरा ये सफ़र आज मुझे इस एज पे ले आया कि मैं एक सुकून से महसूस करता हूँ। और मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी इस मेहनत के बाद अब मुझे एक मज़ीद आगे के बढ़ने के लिए मैं नेक्स्ट जनरेशन को इनके आगे देख रहा हूँ। ये सफ़र रुकेगा नहीं। जो मेरे ज़रिए कुछ बना, अब इन लोगों का काम है, रिजवान का, हाजिक का और अनील लोगों का, कामरान का, इनका काम है। इस सोसाइटी का भी एक काम है कि स्पोर्ट को सपोर्ट करें और कॉर्पोरेट्स आगे बढ़ें, क्योंकि यकीन आप जानते हैं जब तक जीतते नहीं है हम तो कोई आगे आता नहीं। आगे जीत गए तो मुझे उम्मीद है कि हमारे मुखैर हज़रात और कॉर्पोरेट्स आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट को सपोर्ट करेंगे। यस, बिल्कुल। देखें ना, अब फाइटर्स के लिए सबसे बड़ी एनर्जी क्या होती है उसी पूरे वर्ल्ड में हम बेस्ट फाइटर्स को देखते हैं रिंग के अंदर, उनके 6 महीने और साल की प्रिपरेशन नहीं देखते जो रिंग के बाहर होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। असल काम वो जो नहीं दिखता वो हमें चाहिए। हमें 3 मिनट के 3 राउंड दिखाए जाते हैं, आमिर खान के, खबीब के, मोहम्मद अली बॉक्सर्स के, और इसके अलावा माइक टायसन के। हम इंस्पायर हो गए, हम कहते हैं जी क्या बात है। जब वो बॉक्सिंग के लिए रिंग में उतरते हैं, उससे पहले का जो सफ़र होता है वो उस चैम्पियन की सपोर्ट होती है, उसका डाइट, उसके ऊपर कोचिंग, और इसी तरह उसके तमाम वो इश्यूज जो उसके लिए फाइनेंस की तरफ से वो वीक एरिया ख़त्म हो जाता है। उसे पता है कि मुझे सिर्फ फाइट करनी है, काउंटडाउन मेरा शुरू हो गया, एंड दैट्स हाउ ही बिकम अ चैंपियन। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये हैं और हम अपनी इतना सी कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान, लेडीज फर्स्ट अब्दुल्ला, तो ईमान से मैं पहले बात करूंगा। ईमान, फैल्कन खान, व्हाई डू चूज दिस? व्हाई फैल्कन खान? आपको क्या बाज बनने का शौक था?
वैसे मेरे माय लेट ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी इन द एयर फोर्स और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी ख़ानदान बहुत सपोर्ट करती है मुझे, स्पेशली माय दादा जब मैं स्कूल में भी थी और कम्पीट करती थी स्विमिंग में और ये सब कुछ, तो वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर थे, तो इट वाज आफ्टर हिम दैट आई नेम्ड फातिमा। कैसा लगा मेडल जीतना पाकिस्तान के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? It feels great, honestly. हार और जीत की कोई बात वैसे नहीं है। The simple fact कि एक मेडल वापस पाकिस्तान आया है, जैसे जमील कोच ये आपकी पहली विक्ट्री थी फॉर पाकिस्तान? Yes. तो वो झंडा जब आपने अपने कंधों पे लगाया, यानी वो पोडियम पे खड़ी हुई थी, बहुत अच्छा फीलिंग था, you know. Yeah, it felt like recognition. अच्छा, एक और मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको किसी डॉग ने बाइट किया था वहाँ पे जब आप कंपटीशन के लिए गई थी, फिर आपको वापस आना पड़ा था? वो लाहौर में हुआ था। क्या हुआ था वो? हमारे एक एनिमल लवर भी है ना, जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो फाइट से पहले यूजुअली हम वेन्स के लिए जाते हैं, क्योंकि हम जो भी फाइटर्स लड़ते हैं वो एक ही वेट पर लड़ते हैं, तो फाइट से एक दिन पहले मैं वेन्स के लिए जा रही थी और जो घरेलू कुत्ता था उसने काट लिया था। अच्छा, वो पेट था आपका? पेट था जी, और पेट ने काट लिया। ईमान, ये बताओ, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट फीमेल लड़कियों को क्या मुश्किलात हैं इस खेल में? हाउ डू वी ब्रिंग मोर फीमेल्स अहेड? ऑब्वियसली इट्स नो सीक्रेट कि कोई लड़कियां इस लेवल पर नहीं लड़ती, इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ अनीता करीम है और मैं हूँ। अगर मैं किसी को भूल रही हूँ तो प्लीज़ बता देना, मगर इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, और अनीता करीम प्रो भी हैं। मैं एमेच्योर लेवल पर लड़ती हूँ अभी फ़िलहाल, मगर जो लड़कियाँ हैं वो डरती हैं फ़ाइट से, वो और उनके और लड़कियों को डराया भी शायद जाता है कि आप फाइट ना करें प्लेटफॉर्म की। एग्जैक्टली। देखिए, इनको जो प्लेटफॉर्म मिला ना, और K7 के ज़रिए हमने कोशिश क्या की थी, जब व्हेन शी ज्वाइन तो रिजवान ने हमारे इसके ऊपर जितनी मेहनत की, इस तरह की मेहनत हर कोई इतना आसानी से पाकिस्तान में कर नहीं सकता, उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट है इनको बनाने में, ख़ास तौर पर सारी टीम को। तो प्लेटफॉर्म की इशू से तभी ईमान जैसी और फाइटर्स बन सकती हैं अगर उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले। ईमान, आपने किस एज पे ट्रेनिंग शुरू की थी? 5 साल पहले। 5 साल पहले, और आप माशाल्लाह इतनी बड़ी फाइटर बन गई हैं। ईमान, आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, वो डॉग बाइट वाली जो आपने बताया कि आपको पेट ने ही, आपके ही पेट ने बाइट किया था। मैं फ़ौरन बाद में फिर भी सोच रही थी कि मैं लड़ लूँगी, मैं कुछ तो कर लूँगी, स्टांट स्विच कर लूँगी, कोई ब्लॉक कर लूँगी साइड को, मगर कोच ने कहा बिल्कुल नहीं, आपको स्टिचेस पड़े हैं, आप नहीं लड़ सकती। That was the commitment and dedication that she had, कि she still wanted to go ahead, कि मैं अभी भी लड़ना चाहती हूँ। ये वो फाइटर स्पिरिट होती है जो हर फाइटर में होना बहुत जरूरी है। एक फाइट कैंप की बात होती है, फाइट से पहले 8 से 10 हफ्ते आप बहुत सख्त प्रेपरेशन करते हैं, मेंटली, फिजिकली, डाइट में, हर फैसेट में आप प्रेपरेशन करते हैं, और सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आखिरी दिन पर आकर ये मिसहैप हो जाना। Let's come to अब्दुल्ला चांडियो। अब्दुल्ला चांडियो, यकीनन इंडिया को हराना दुबई में, मुझे यकीनन शकील चांडियो की याद आ गई, लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब्दुल्ला, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने यहाँ से पाकिस्तान में। कैंप भी किया वहाँ पे? कैंप भी किया, मैंने देखा था बर्फ के टब में आप जाके बैठ जाते थे। मतलब सारी रिकवरीज की, मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी कि मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं हो मुझे, डाइट से लेके सब कुछ परफेक्ट था। यहाँ का कैंप था मेरा, मतलब पहले मैंने 1 महीने कैंप सर के साथ किया, सर जमील से, सर रिजवान से, तो बाकी मेरे पार्टनर से ईमान, मतलब सब स्पारिंग करते थे हम लोग। फिर बाहर गया, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली मुझे, कैंप मिला, UFC के फाइटर्स का ट्रेनिंग का मौका मिला, फिर यही मोटिवेशन दी। मैंने जैसे बोला हुआ था पहले आपसे बात करके भी गया था कि इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा। लेकिन अब्दुल्ला, इस दफ़ा आपको माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, आउट क्लास। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने इंटरनेशनल फ्रंट पे गए, इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ आपने ट्रेनिंग की, कैंप किया, फ़र्क क्या है हमारे फाइटर्स में उनके फाइटर्स में अब्दुल्ला? हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेस्ट टीम हमारी K7 है फिलहाल, नंबर 1 रैंक्ड फाइटर्स है। जहाँ भी देखें, स्ट्राइकिंग में देखें, आप ग्राउंड गेम में देखें, मतलब हम लोग बोलते हैं, हम नहीं सिर्फ बोलते हैं, सब बोलते हैं कि हम लोग बेस्ट हैं। हमें बस प्लेटफॉर्म चाहिए, हम बाहर जाएं और प्रूव करके दिखाएं, और मैंने प्रूव किया, मतलब कि मुझे पहली बार चांस मिला इतने बड़े इवेंट में, और मैं गया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर इंडिया वाला वो बातें ज़्यादा कर रहा था, लेकिन एक्चुअली वो दुकान करोड़ों की, मतलब वो चाह रहा था कि वो मुझे गुस्सा दिलाए, पंप करे, बातें करोड़ों की दुकान पकड़ो। वो पंप कर रहा था, उसको पता नहीं मेरा नाम बैड बॉय है, तो मैं बड़ा काम बैड बॉय नाम क्यों रखा? वो फैल्कन खान है, आप बैड बॉय हैं, आपने फौरन जो है वो कॉपी की। मेरी कुछ हरकतें बैड बॉय इतना शरीफ अब्दुल्ला चांडियो, ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बता दूं
ये बैड बॉय नाम इसलिए रखा है कि इसकी दिल की ख्वाहिश थी बैड बॉय बनना, लेकिन जमील सेंसे जो है ना उनको बैड बॉय कभी बनने नहीं देंगे। परवरिश पूरी उन्होंने की और बड़े प्यार से और नाजों से इसको पाला है और ट्रेनिंग कराई है। तो बैड बॉय बनने की अब्दुल्ला चांडियो की हमेशा से ख्वाहिश थी, बन नहीं सकता, वो गुड बॉय है, इसलिए उसे बोला नाम तो रखो यार, ख्वाहिश तो पूरी हो। कोशिश जारी है, कोशिशें बहुत की, लेकिन इसे मैंने ट्रैक से इधर उधर जाने नहीं दिया। जहां तक सेंस है कि जब अब्दुल्ला की दूसरी मैंने फाइट देखी थी तो ये रहम खाकर आराम से मारता था, यार लग ना जाए बेचारे को। तो ये कहीं से बैड बॉय नहीं है। सर ने बोला बैड बॉय बनो लेकिन इन अ गुड वे। अब्दुल्ला व्हाट्स नेक्स्ट? अब्दुल्ला कॉन्फिडेंट इतना अच्छा हो गया था, मैं एक इनपुट कर दूं इंडिया वाली फाइट पे, कि बाज़ लोगों ने देखा होगा कि उस फाइटर का गेम प्लान चेंज हो गया था। टेक्निक क्या होती है, आप उसके गेम प्लान को चेंज करते हो, उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, अब लोगों ने देखा कि यार वो नॉकआउट हो गया। बाज़ लोग ये शायद फील कर रहे होंगे यार उस फाइटर की कैटेगरी लेवल अच्छा नहीं था, अब्दुल्ला उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। नहीं, वो अब्दुल्ला से ज़्यादा एक्सपीरियंस फाइटर था। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है प्रेशर उसके ऊपर होता है, जो न्यू कमर होता है वो तो F-16 की तरह शूट करता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती अगर वो हार जाए, क्योंकि उसे अपना आगे एक फाइट टारगेट है। उस लड़के का क्या था कि उसने अपनी पूरी टेक्निक्स को अब्दुल्ला के उस हाइप से मिलाने की कोशिश की, उसके कोच ने जो प्लान किया वो सारी कुछ भूल गया। लास्ट जो इसके जो 2 पंच उसके लगे वो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी लाइफ की, जो उसने लर्न किया कि कभी भी फाइटर के सामने इस तरह भाग के नहीं जाते जिसकी लेंथ, उसकी हाथों की रीच उससे ज़्यादा थी। द ओनली मैटर जो मैंने एज अ कोच ऑब्जर्व किया कि उसकी फुटवर्क ने साथ नहीं दिया और वो अब्दुल्ला के पास रश करके गया, वही सेकंड था जो उसने पिक किया और दैट्स हाउ फाइटर बिकम चैंपियन। What's next for Abdullah? What's next for K7? What's next for Iman? Well, there is a path. रास्ता खुल गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लोगों को समझ आ गई है। अब स्ट्राइकिंग में हम और कोशिश कर रहे हैं, मोरक्को के सामने इसको चूज किया है 14 जनवरी को, एंड ही विल लीव सून इंशाल्लाह फॉर दुबई नेक्स्ट कैंप विद द सेम कोच। यस, मैं जिक्र करूंगा BKK के उस कोच जैसन का, जिसने इसकी बहुत सपोर्ट की है। आई अप्रिशिएट हिम ऑल द वे। और अब इसकी फाइट मोरक्को से है और इंशाल्लाह ये बड़ी फाइट है अब्दुल्ला के लिए। नेक्स्ट आगे आने वाले यूरोपियंस और वर्ल्ड लेवल के फाइटरों को रीच करने के लिए अब्दुल्ला को मजीद 3 फाइटें अभी और जीतनी हो। राइट ईमान, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? क्या प्लान का जो है? जी इंशाल्लाह NFT द नेशनल MMA टूर्नामेंट आ रही है, पंजाब में होगी, तो उनके ट्रायल्स इस वीकेंड आ रही हैं, तो इसमें होगा मुकाबला होगा तुम्हारे लिए ईमान? I hope so. I genuinely hope so. You know, I'm just happy कि औरतें compete कर रही हैं, you know, कि उनको भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सिर्फ obviously अपने लिए नहीं मगर बाकी औरतों के लिए, you know, it's important. जमील भाई, एसोसिएशन, स्पोर्ट्स बोर्ड, इदारे, हुकूमत, आपके पास टाइम है? कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। बात क्या है कि जो ये एसोसिएशन और फेडरेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनका ताल्लुक प्रोफेशनल प्रमोशन से होता ही नहीं है। हमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज या पाकिस्तान स्पोर्ट्स के जो कंसर्न लोग हैं, इस इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, वो ये देखते हैं कि जी सिर्फ उन गेम को देखें जिसमें पाकिस्तान कलर होल्डर्स लोग लड़के होते हैं। देखिए, पाकिस्तान कलर होल्डर्स फाइटर्स ना होने के बराबर है, उसकी रीज़न्स है बहुत सारी। वहाँ पर ओलंपिक चार्टर के ज़रिए 4 साल में एक इवेंट होता है, बंदा कब तक अपने को मेंटेन रखेगा? प्रोफेशनल फाइटिंग जो होती है उसके लिए फाइट कार्ड हर 3 महीने के बाद, जैसे अब्दुल्ला को भी फाइट मिल गई, इसने फाइट लड़ी, जीती और अभी ये घर आया, वार्म अप भी उसका, यानी कि उसने अभी अपनी थकान भी नहीं उतारी, इसको नेक्स्ट फाइट मिल गई। लेकिन अगर ये ओलंपिक में होता तो इसको 4 साल के बाद मौका मिलता। बात मेरी समझे? इसी तरह हमारे पास सर प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को शायद किसी तरह मौका मिल जाए कि हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें स्पॉन्सर्स, हर लड़के को, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ टीम K7 को चाहिए, हर किसी को स्पॉन्सर्स चाहिए। और एसोसिएशन हमारी प्राइवेट की बन सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐसे माहौल बन जाए तो वाई नॉट, बन सकता है। प्लेटफॉर्म देखें, प्लेटफॉर्म हमेशा वर्ल्ड में आपको फॉलो करना पड़ेगा। वर्ल्ड के अंदर UFC को किसी क्लब की ज़रूरत नहीं है, उसके पास अमेरिकन टॉप टीम की सूरत में और दीगर क्लब्स की सूरत में एथलीट प्रोग्राम बन रहे हैं, वो वहाँ से फाइटर्स पिकअप करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि एशिया से और दीगर कंट्रीज से फाइटर वहाँ नहीं पहुँच पाते। उनका फाइट कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग और वहाँ के लेवल इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि हमारी रीजन के लड़के वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो जो वहाँ की सोच रहा है वो अभी सोचना छोड़ दें। मैं बता रहा हूँ सब फाइटर्स को, वो हमारे जो एशियन रीजन्स के फाइट्स के लिए जो प्रमोशन है उसमें हिस्सा लें, आपको वहाँ फ़ायदा होगा।
ये ड्रीम बहुत मुश्किल है कि आप डायरेक्ट UFC चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं और उसके लिए प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यार? यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जो प्रोफेशनल फाइटिंग सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड हुआ है, जिस तरह के एक जो प्राइवेट सेक्टर्स में बनती है, उनके कनेक्शंस बन जाएं हमारे सेक्टर्स के साथ, यानी कि PR और मार्केटिंग एजेंसीज के लोग, और इसमें स्पॉन्सर हमारे साथ आ जाएं। हमारे फाइटर्स को खबीब की तरह हाईलाइट करें। हमें डिजिटल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अपनी सपोर्ट अपने क्लब के फाइनेंस से करते होते हैं। हमें इस किस्म की एजेंसीज, इस किस्म की PR की ज़रूरत है जो हमारे फाइटर्स को स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट करवा दे। PR बेसिकली PR हमें चाहिए। देखिए, स्पॉन्सर देखता है कि इसकी हाइप कितनी है। अब मैं अगर अपने ही क्लब के एक्सपेंसेस से अपने बच्चों की हेल्प करता रहूँगा तो मैं उनका टिकट देखूँ या इनके लिए मैं कहीं से अरेंजमेंट करूँ फाइट की, इनके गेट्स के ऊपर मैं मेहनत करूँ, कोचेस के ऊपर मेहनत करूँ, क्लब के रेंट दूँ, या मैं PR और मार्केटिंग एजेंसीज के पैसे दूँ। अगला इवेंट को पाकिस्तान में होगा कोई अच्छा MMA का? हम करा रहे हैं इंशाल्लाह। हमेशा आप ही कराते हैं, कोई और फिर कराएंगे इंशाल्लाह। फिर कराएंगे। यस, KO1 की सूरत में एक और बहुत जल्दी होने वाला है। लास्ट मैसेज अब्दुल्ला, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से, अपने व्यूअर्स से? सपोर्ट करें हम सबको, मतलब जितने भी फाइटर्स हैं, एक छोटी सी हमारी टीम है, एक साथ चलना चाहिए हम सबको, और जो डिजर्व करता है उसको ऊपर लाए। गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमें, जैसे कि अब तक नहीं मिली है। और आमीन आमीन। ईमान, योर लास्ट वर्ड्स, अपनी अम्मी को कोई मैसेज देना चाहेंगी? देख रही हैं आपको इस वक्त वो लाइव। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। जमील चांडियो साहब, ईमान एंड अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बोल है पे आए। थैंक यू तला। प्लेजर इज ऑल आवर्स। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के खेल को प्रमोट करें, और अपील ये करते हैं कि भाई आप 400-500 करोड़ रुपए क्रिकेट को दे देते हैं, प्लीज दूसरे खेलों का भी ख्याल रखिए। जिसका जो शेयर है वो उसको दीजिए। क्रिकेट का हाल आप जानते हैं, वर्दा सुबह से रो ही रही है। हार रहे हैं इंडिया से हम क्रिकेट में, यहाँ पर हम इंडिया से जीत रहे हैं। प्लीज रहम खाएं, प्लीज ब्रेक लीजिए। चलिए ब्रेक लेते हैं, हम बहुत इमोशनल हो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब नजर डालते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल पर। आज 2 नवंबर है और मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है, जिसके असरात बालाई सिंध पर भी नजर आएंगे। लेकिन ज़ेरी सिंध और कराची डिवीजन में फ़िलहाल सर्दी की शिद्दत में कोई इम्कान नहीं है कि इसमें इजाफा होगा, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कराची का टेम्परेचर देखिए, कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकिन सर्दी का फिलवक्त यहाँ पे कोई इम्कान नहीं है। अभी कराची वालों को और सिंध वालों को सर्दी के लिए बहुत मुझे लग रहा है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लाहौर की जानिब बढ़ते हैं तो लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 रहेगा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 16 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहेगा, यानी कि इस्लामाबाद में ठंड है और लाहौर में भी ठंड है। लाहौर की तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त वहाँ पे फॉग की इतनी कैफियत नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता शाम के टाइम पे वहाँ ठंड हो जाती है और दर्जा हरारत हम बता चुके हैं आपको कि कम से कम भी 18 रहेगा, तो 18 में हल्की फुल्की खुनकी महसूस होती है। कोयटा का रुख करते हैं तो कोयटा में आज कम से कम दर्जे हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहेगा और पेशावर में आज कम से कम दर्जे हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तला की तरफ। मौसम का हाल तो आपने जाना। सियासी मौसम को आज़ादी मार्च ने गरमाया हुआ है। गुजरावाला में आज जो है पावर शो है। यकीन गुजरावाला से आगे बढ़ेगा लॉन्ग मार्च का सिलसिला, लेकिन 11 से 12 तारीख को बताया जा रहा है कि अपनी मंजिल को पहुंचेगा। हम रुक करेंगे अपने नुमाइंदगान का, जो कि यकीनन जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है फ्राइडे से, तब से हम अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ जमान पार्क लाहौर से भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, गुजरावाला से भी मौजूद हैं। पहले हम रुक करें गुजरावाला का, वहां से जानेंगे तनवीर भट्ट होंगे वहां पे। खुर्रम मलिक का पहले हम रुक कर रहे हैं जमान पार्क की तरफ। खुर्रम, आप यकीनन रोजाना हमें जमान पार्क से रिपोर्ट करते हैं, आज वहां पर क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल तला भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च का आज 6ठे रोज़ का आगाज़ जो है बाकायदा तौर पर होने जा रहा है और आज जो लॉन्ग मार्च है ये तकरीबन 11 बजे का वक्त दिया गया तमाम कारकुनान को जो है वहाँ पहुँचने का और वहाँ से दोबारा जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। और आज जो पॉइंट है लॉन्ग मार्च का जहाँ से आगाज़ हो रहा है वो पिंडी बाईपास है, गुजरांवाला की जो ज़िला गुजरांवाला की हदूद है और वहाँ से अगला जो पॉइंट है वो रावली है और रावली के साथ गकर मंडी जाके जो आज का दिन वो इख्तिताम पजीर होगा। रोज़ाना की तरह जो है आज खान साहब भी अपनी रिहाइश गाह में ही मौजूद हैं और तकरीबन यही बताया जा रहा है कि 12 बजे के
बाद जो है खान साहब अपनी राइजगाह से जो है वो रवाना होंगे, बाकायदा तौर पर वहाँ जाकर जो है कायद बनेंगे और बाकायदा तौर पर हकीकी आज़ादी मार्च से जो है वो खिताब करेंगे और उसके बाद अपनी अगली मंजिल की जानिब जो है वो गामजन होंगे। कारकुनान उनके जोश और वलवले जो हैं वो काबिल दीद नहीं है और खान साहब जो है इस वक्त भी अपनी राइजगाह में मौजूद हैं। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर और अगर कहा जाए तो यहाँ पर चिड़िया को भी पड़ मारने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो अपने रिहाइशगाह में मौजूद हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। 12 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है 12 बजे के बाद जो है खान साहब रिहाइशगाह से रवाना होंगे और बाकायदा तौर पर वहाँ जाके जो है क़यादत करेंगे काफ़िले की और क़यादत की सूरत में गकर मंडी पहुँचकर जो है आज का काफ़िला इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल के मुतालिक मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर अभी कोई सियासी रहनुमा जो है वो यहाँ नहीं पहुँचा और खान साहब की सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो मुतलका पुलिस अफसरान हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। सही सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं, हम गुजरावाला का रुख करते हैं और ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। फिलहाल जी बताइए ताबिश, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है, कितना टाइम लगेगा लॉन्ग मार्च शुरू होने में वहाँ से? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर लिबर्टी चौक से शुरू होकर गुज़िश्ता रोज़ा गुजरावाला गोलनावाला अड्डे पर ख़त्म हुआ था और आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पिंडी बाईपास गुजरावाला से उसका आगाज़ जो है तकरीबन 11 बजे होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जमान पाक से जो है लाहौर से तकरीबन 1 बजे के लिए गुजरावाला के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और नाश्ता करने के बाद अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान की एक झलक देखने को बेताब है। मेरे कैमरा में अगर जानजेब आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर, खसूसन जो है ये लोग कराची से यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएं, 6ठा रोज़ है आज और कराची से स्पेशली यहाँ पर गुजरावाला है, कैसा लग रहा है और कितने दिनों बाद आप समझते हैं कि आप जेल में पहुँचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कराची और पूरे मुल्क से काफ़िले निकल रहे हैं इमरान खान की कॉल पर। जिस दिन से खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, बहुत शॉर्ट नोटिस था, बहुत शॉर्ट नोटिस पे ऐलान हुआ, उस दिन से लोगों ने तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची तैयारी की, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। कराची क्या पूरे पाकिस्तान से लोग निकल के पहुँच रहे हैं और कब तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे हमें इसका कुछ नहीं पता। जब हम खान के साथ हैं, जहाँ खान साहब जाएंगे हम खान की शाना बशाना चलते रहेंगे। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च है उसकी खूबसूरती ये है कि हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे बड़े बूढ़े। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। बाबा जी कितने रोज से आप इनके साथ हैं और आपका हौसला पस्त हुआ है कि बुलंद हुआ है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं उस वक्त से इमरान खान के साथ हूँ, पहले से भी हूँ। जब इन लोगों ने इमरान खान के साथ साजिश की अमेरिका के कहने पर कि इमरान खान को हटाओ, तो मैं उस वक्त से इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ ही रहूँगा। और राना सनाउल्लाह को मैं चैलेंज करता हूँ कि राना सनाउल्लाह तुम कह रहे हो और तुम्हारा जो बाहर बैठा लंदन ये नवाज शरीफ वो कह रहा है भगोड़ा कि इमरान खान के साथ तो देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जोश और जज्बा 6ठा रोज है और इनका वलवला और जोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है और इनका सिर्फ एक ही नारा, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अभी कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मार्च है इसका आगाज़ किया जाएगा और तकरीबन 1 बजे के करीब लाहौर जमान पाक से इमरान खान जो है गुजरावाला के लिए रवाना होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि गुजरावाला में जो इस्तकबाल इनका हुआ वो तारीखी था, क्योंकि गुजरावाला जो है नून लीग का किला समझा जाता था। ताबिश आप वहाँ पे कंटिन्यू हैं लॉन्ग मार्च से, हमें अपडेट कर रहे हैं मुस्तकिल। आपके पास कोई कुछ वजह बनी है आपको कि ताखिर का शिकार क्यों हो रही है लॉन्ग मार्च, डिले होता चला जा रहा है? सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद कुछ बैकडोर राब्ते वगैरह हो रहे हैं, आप वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ऐसी सुनगुन मिली है आपको? देखिए मेन वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस तादाद में ज्यादा है कि जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय होता है। और ये भी सीनियर लीडरशिप की जानिब से कहा जा रहा है कि रात के औकात में सफर ना किया जाए, तो दिन की रोशनी में ही सफर किया जाता है और ज्यादातर लोग जो है वो पैदल सफर करते हैं। यह भी एक खूबसूरती है। बड़े लॉन्ग मार्च मैंने कवर किए हैं, एहतजाज कवर किया और सबसे खूबसूरत बात इस लॉन्ग मार्च की है कि कोई एक पत्ता भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से नहीं तोड़ा गया। इससे पहले जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं उसमें जो है जो सरकारी इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
पहले रोज से लिबर्टी से Right, स्टार्ट but होकर साहब। आज गुजरांवाला छठा रोज है। मैं इस लॉन्ग मार्च के साथ हूँ। खूबसूरती ये है कि यहाँ पर किसी ने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। क्या बात है, लोग क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। मलिक साहब ये बताइए, यकीनन पत्ता तो नहीं टूटा है, लेकिन 12 बजे आप पहले बता रहे थे खान साहब जमान पार्क से निकलेंगे, अपनी रिहाइश गाह से निकलेंगे। क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि अभी तक कोई सियासी रहनुमा भी वहाँ पहुँचे नहीं है, तो ये लग रहा है रात को लेट नाइट मीटिंग्स हो रही हैं, शायद इसीलिए सुबह थोड़ा आराम ज़्यादा हो रहा है। नहीं तला भाई, मीटिंग्स जो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी के साथ जो है वो नहीं की जा रही है, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ज़ाहिर है गुजरांवाला थे और वहाँ पर ख़िताब किया, और उसके बाद कल रात जो है वो काफ़ी लेट पहुँचे थे, तकरीबन 9:30 बजे के बाद जो है वो लाहौर जो है वो अपनी रिहाइशगाह पहुँचे थे, और यकीनन थके भी हुए थे। सफर की थकावट यकीनन होगी। पीटीआई रहनुमा हसन खावर ने हमें ज्वाइन किया है। खावर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, ताखीर को लोग पीटीआई की कमजोरी समझ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए कमजोरी नहीं है, बात बड़ी वाज़ेह है। ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद कमज़ोर हैं और जो पीटीआई के लॉन्ग मार्च से खौफज़दा है। देखिए बात यह है कि लोगों का जोशो खरोश, लोगों की शिरकत तवक्कुआत से इतनी ज़्यादा है कि मार्च की जो स्पीड थी वो जो हमारी इब्तदाई तवक्कुआत थी उससे बहुत कम है। अब नए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और इंशाल्लाह उस शेड्यूल के मुताबिक हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये तो लोगों के जोशो खरोश का सबूत है और उनकी शिरकत का सबूत है। अच्छा खावर साहब, क्या वाकई शुरका की तादाद इतनी ज़्यादा है कि लॉन्ग मार्च इतना स्लो हो गया है कि वो शायद जुम्मे तक भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा, या सुनने में ये भी आ रहा है आपके मुखालिफिन की जानिब से कि कुछ बैकडोर राबते हो रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो वजह हो रही है लॉन्ग मार्च में ताख़ीर की? असल बात क्या है? नहीं देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है, जब लॉन्ग मार्च चलता है हर कस्बे से गुजरता है, हर शहर से गुजरता है, जगह जगह लोगों ने कैंप लगाए होते हैं, वहाँ पर रुक के लोगों से इंगेज करते हैं खान साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे खिताब करते हैं, फिर ट्रैफिक है, फिर मजमा बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से जो स्पीड है ये स्लो है। बाकी ये है कि लोग जो उनके दिल में आता है कहते हैं वो खौफजदा है। एक तरफ वो कहते हैं जी लॉन्ग मार्च में है कुछ नहीं, दूसरी तरफ रेड जोन का साइज बढ़ाकर पूरे इस्लामाबाद पे ले गए हैं। कंटेनरों का वो एक जो है कब्रिस्तान बना दिया वहाँ पे, सिंध से पुलिस लेकिन सनालो साहब का कहना है कंटेनर कहाँ लगाए हैं, साइड पे रखे हुए हैं। देखिए तो बताता है, इससे उनका खौफ तो जाहिर होता है ना, उनको लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा एक समंदर आ रहा है वहाँ का जो उनको नजर आ रहा है, बातें वो कुछ और कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में नॉन सीरियस सी बातें हैं। वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो मकबूल तरीन लीडर हैं, और जो वीडियोज और वो सब हमने लोगों से शेयर किए हैं वो ये दिखा रही हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनमें शिरकत कर रही है। ये बताइए खावर साहब के अब यकीनन नवंबर का महीना बहुत सारे तज्ज़ियाकार माहिरीन ये कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, मुल्क का मुस्तकबिल इस महीने में तय होना है। आप कैसे देखते हैं इस महीने को? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम महीना है, मैं भी ये समझता हूँ, क्योंकि बड़ी वाज़ेह सी बात है। और उसके अंदर यह है कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसके बाद इस बात का तयन होना है कि क्या हमने फौरी और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना है, क्या हम पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से बाहर निकाल पाएंगे, क्या वक्त आ गया है कि सियासी इस्तेहकाम लाया जाए और एक मुस्तहकम हुकूमत आकर ये जो इस करप्ट हुकूमत ने पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी को चेंज किया है इसको वापस जो है अपने मदार में लाकर दोबारा तरक्की की सफ़र तय किया जाए। ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल अहम है और इंशाल्लाह नवंबर में इस चीज़ का फैसला होगा। नया सिपा सालार भी तो अहम है सर। बिल्कुल अहम है जी, वो भी अहम फैसला जिक्र किया ही नहीं आप सर हसन भाई, आपने आप सिर्फ पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं। देखिए बात ये तो जमहूरी फैसले हैं ना, जब हम बात उनकी करते हैं तो फिर मीडिया कहता है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, आप जमहूरी बात करें। जब पार्टी की बात करते हैं तो आप कहते हैं उनकी बात नहीं करें। वो तो जाहिर है कि एक अमल है, उनकी एक रिटायरमेंट की डेट है, उसके बाद जो भी नए सिपा सलार की तैनाती होगी वो भी इसी महीने में होगी इंशाल्लाह। सही, खावर साहब हमारे साथ रहेगा, आप रुख करेंगे अभी हमारे नुमाइंदे तनवीर बट का, उनसे अपडेट लेंगे कि फिलहाल वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी तनवीर। तनवीर बट हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। खान साहब आ गए हैं इस वक्त बाहर, मार्च के लिए तैयार हैं।
और हम कोशिश कर रहे हैं कि तनवीर भट्ट से ये कनेक्ट फाइल कर फुटेज लें। है वर्दा, ये अभी लाइव नहीं है। खान साहब अभी भी जमान पार्क में है, घर के अंदर ही हैं। 12 बजे के करीब वो निकलेंगे और रात को आप जानते हैं लेट नाइट गुजरावाला में लॉन्ग मार्च की वजह से थोड़ी थकन थी, तो यकीनन आराम करना भी बहुत जरूरी है। आई थिंक तनवीर भट्ट आवाज आ रही है, अपडेट कीजिएगा प्लीज। बोल्ड फुटेज चल रही है, अभी दिखा रहे हैं हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की फुटेज जैसे आपको दिखा रहे हैं अपनी बोल्ड न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तनवीर भट्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तनवीर भट्ट, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, ये जो आज आज़ादी मार्च है, तहरीक इंसाफ का जो आज आज़ादी लॉन्ग मार्च है, आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में अजीज़ क्रास पिंडी बाईपास से शुरू होगा, जो गखड़ की तरफ रवाना होगा। जी गखड़ का पिंडी अजीज़ क्रास से तकरीबन जो फासला ये 7 से 8 किलोमीटर है और यहाँ पे जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगे हुए हैं। अगर हम अजीज़ क्रास से चले तो इसके बाद है लोहियांवाला बाईपास पे खड़ा है, उसके बाद आगे हैं थोड़ा सा गुलशन इकबाल पार्क, डीसी कॉलोनी के बाद इसके बाद जिधर मैं खड़ा हूँ ये रावली कैंट है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल सुबह यहाँ पे जो लोग थे वो इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो लोग हैं कुछ नाश्ता करने के लिए चले गए और कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त, छोटे छोटे, जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। बड़े जोश है, बड़ा जज्बा इनमें, बड़ा वलवला है कि किस तरह टाइम गुजरे और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, ये उनको देखें और उनकी तकरीर सुने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जश्न का समा है। रावली में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने जो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के वर्कर है पीटीए के कि इन्होंने 2 कंटेनर बनाए हुए हैं। जी एक कंटेनर इन्होंने मर्दों के लिए रखा हुआ है, अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो वो हमारे अकब में पीछे वो मर्दों के लिए, और दूसरा कंटेनर जो है वहाँ पे जो खवातीन के लिए है। यहाँ पे सिर्फ खवातीन होंगी जो यहाँ की रहने वाली है, वो इस्तकबाल करेंगी अपने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का और उनको सुनेंगी और उनका जो विजन है। यहाँ के जो लोग हैं इनका यही कहना है कि जिस तरह खान साहब का गुजरावाला में पहलवानों के शहर में सिटी में इस्तकबाल हुआ था, इंशाअल्लाह उससे बढ़ के ये रावली में उनका इस्तकबाल करेंगे, सुनेंगे और खान साहब के बिल्कुल साथ चलेंगे। आज तो गखड़ तक उनका टाइम है और इसके बाद जब खान साहब इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे तो ये लोग भी उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जी राइट भट्ट साहब, हम वापस रुख करते हैं अब हसन खावर साहब की जानिब। खावर साहब, पीटीआई की लीडरशिप ये कहती है, जो बताया गया नून लीग की लीडरशिप की जानिब से, कि आप मार्च में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मार्च में इलेक्शन हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे 5 महीनों के बाद। अगर अक्टूबर तक इंतजार कर लिया जाता सर तो क्या नुकसान होता हमें? नुकसान आप देख लेना कि पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है। ये पूरे साल में पाकिस्तान 75 साल से हो रहा है, मजीद 8-9 महीने हो जाता क्या फर्क पड़ता? नहीं, 75 साल से नहीं हो रहा। देखें, यही तो एटीट्यूड है जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है कि चलो जी ये हो रहा है तो मजीद चलने दें और पाकिस्तान को नीचे जाने दें। देखिए एक बात को समझें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, वो अपनी पॉलिसीज लेके आ रही थी, 5 साल की मुद्दत थी। एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए उसको चेंज किया गया। ऑपरेशन जो है वो नामुकम्मल रह गया। पंजाब के अंदर हम लोग फौरी तौर पर वापस आ गए। वफाक के अंदर एक लूली लंगड़ी हुकूमत जो है वो आ गई। हुकूमत का आखिरी साल, असम्बली का आखिरी साल, कोई मुश्किल फ़ैसला कर नहीं सकते। 3.5 साल जो पिछले झूठ बोले इकॉनमी के बारे में, उनको जस्टिफाई करना है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। पाकिस्तान में कारखाने बंद हो रहे, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। हम कहते हैं 5 महीने 10 महीने और चलने दें। अभी भी जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके साथ ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो टाइम लेता है। क्या हम नहीं चाहते पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए? हम क्या कह रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी वापस हुकूमत दे दें। हम कह रहे हैं कि 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट लेके आए जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी किस्म की मुदाखलत के बगैर हो, अवाम को फैसला करने दें। रजीम चेंज ऑपरेशन तो फेल हो चुका है, इसमें क्या गलत बात है इस मुतालबे में? आप मुझे बताएं। और क्यों 1 साल हम पाकिस्तान को ऐसे चलने दें? लेकिन खावर साहब, पाकिस्तान की जो अभी सियासी सूरत हाल इतनी अनसर्टन चल रही है, उससे इंटरनेशनली पाकिस्तान की साख को जितना नुकसान पहुंचा है, जितना डैमेज हुआ है, उसको कैसे सही किया जा सकता है? क्या सही किया जा भी सकता है? अगर आपकी हुकूमत आती है तो कैसे सही करेंगे? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वही सब चीज़ों का सलूशन है। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, आप इन्वेस्टर से बात करें या डिप्लोमेट से बात करें, वो ये देखेगा कि आपकी लेजिटिमेसी क्या है। क्या पाकिस्तान के अवाम आपको लेजिटिमेट हुकूमत समझती हैं?
क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने फैसलों पे अमल दरामद करा सकें? क्या आप फैसले भी खुद करते हैं या किसी से जाकर डायरेक्शन लेते हैं लंदन जाके? ये तमाम चीज़ें देख के ही लोग आपसे बात करते हैं ना। तो इसका तो हल सिर्फ इलेक्शन है। ट्रू। आप लोगों के पास क्या प्लान है अगर मार्च में इलेक्शन हो जाते हैं और आपकी हुकूमत आ जाती तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स हैं? देखिए, हमारी तो स्ट्रैटेजी वही है। आपको पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि टॉप के ऊपर हमने बिजनेसेस को, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देने थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टिमुलेट किया था जिससे इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा था। फार्मर के लिए जो हमने इंसेंटिव्स दिए थे, आपको पता है कि 4.4% रिकॉर्ड ग्रोथ रही हालिया कुछ सालों के अंदर। और बॉटम ऑफ द पिरामिड जो था, वो लोग जो पिसा हुआ तबका है, उनके लिए एहसास प्रोग्राम, कैश ट्रांसफ़र, हेल्थ कार्ड जैसी सहूलियात थी। ये दोनों तरफ से हमें काम करना है और यही इंशाल्लाह इनको आगे लेके चलेंगे और मजीद नए प्रोग्राम भी लेके। फार्मर्स के लिए तो पैकेज अभी 1800 और आपका कोई शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया है। अभी आप IMF का रिव्यू आने दें जरा, आप देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। ये सब कागजी बातें हैं सर। IMF तो सर देखें, खबर साहब कता कलामी की माजरा सर, थोड़ा सा इकोनॉमी का स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ, बिजनेस पे रिपोर्टिंग 10 साल पहले शुरू कर दी थी। सर IMF आपको कभी डिफॉल्ट होने नहीं देगा। वो आपको 2-2 रुपए देता रहेगा कि हाँ भाई गाड़ी चलाते रहो, जो मैं कह रहा हूं वो करते रहो, जो 2% अवाम टैक्स दे रही है उनका ही खून चूसते रहो, टैक्स नेट ना बढ़ाओ, इनफॉर्मल इकोनॉमी, चोरी ठगी को बंद ना करो, सारे काम चलते रहे। IMF भी मिला हुआ है सर पूरे सिस्टम में। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साइड बात ये है, IMF आपके दरवाजे पे नहीं आता कि हमसे पैसे ले लो, आप जाते हैं IMF के सर। जॉन पर्किंस ने इकोनॉमिक हिटमैन्स का जिक्र बहुत पहले कर दिया था खबर साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो हमारा फर्ज है ना अपने मुल्क को स्टेबल करना। हम ही जाते हैं ना बार बार IMF का दरवाजा खटखटाने, वो तो नहीं आते। हम जाके कहते हैं जी हमारी पॉलिसियाँ डिक्टेट करें। अपने मुल्क को तो हमने ठीक करना है ना। हम ये तवक्को करें कि IMF अपना रवैया ठीक कर ले, ऐसे नहीं होता। हमें अपने मुल्क को खुद ठीक करना है। हमें IMF के पास नहीं जाना, हमें अपनी बरामदात बढ़ानी है, हमें अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने इस मईशत का पहिया चलाना है। हम हैं जिम्मेदार इस चीज़। लेकिन खावर साहब, नहीं है। अभी जो सूरत हाल आई है सैलाब की वजह से, फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, इंडस्ट्रियाँ तबाह हो गई हैं, आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत आने के बाद कितना अर्सा लगेगा आपको ये तमाम चीज़ें सही करने में? कि मुझे तो लग रहा है कि फिर से आपको 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे। फिर वही होगा कि जी हमारी हुकूमत आई, हमें 3 साल जो है वो चीज़ें सही करने में लग गए, फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल वक्त है, फिर हुकूमत आवाम को रिलीफ मिलेगा। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताता हूँ, हालात तो मुश्किल हैं और पिछले 75 साल में जो मुल्क का हाल सामने है कि जब 5 साल की गवर्नमेंट आएगी उसको 2 हिस्सों में अपनी पॉलिसियों को तकसीम करना पड़ेगा। जो आपका पिसा हुआ तबका है उसको रिलीफ देना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। ये पूरे मुल्क के लिए सब्सिडी नहीं चल सकती, ना हम देंगे ना कोई और दे सकता है। आपको टारगेटेड सब्सिडी देनी पड़ेगी। पिसे हुए जो आपके लोग हैं उनको रिलीफ देना पड़ेगा। जो मालदार तबका है उसको टैक्स करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी को आगे लेके जाना पड़ेगा। अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को जो लॉसेज है वो कम करने पड़ेंगे। पे की खबर देखिए, इस साल में 67 अरब का लॉस हो गया है। ये मेरे और आप टैक्स के पैसे है ना। तो ये एक मिक्स्ड बकेट ऑफ रिफॉर्म्स और इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। राइट खबर साहब, ये बताइए कि लॉन्ग मार्च जो लॉन्ग होता जा रहा है, यकीनन उसका कॉस्ट भी इसकी बढ़ती जा रही होगी और इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है हमारे मुल्क के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के लिए भी, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के लिए भी। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि श्रीलंका सर बड़ा अक्लमंद मुल्क है जिसने ये ऐलान कर दिया कि मैं डिफ़ॉल्ट हो गया हूँ। जब उसने ऐलान किया कि मैं डिफ़ॉल्ट हो गया हूँ तो फिर जो उसके कर्जे थे उसका सूद और जो उसकी रीपेमेंट थी उसके ऊपर नेगोशिएशंस कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से होना शुरू हो गई कि आपने सूद नहीं देना है, प्रिंसिपल अमाउंट देना है सिर्फ। हम लोग डिफ़ॉल्ट होकर भी नहीं कहते कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। नंबर फजिंग और इकोनॉमी में हम डेफिसिट को सरप्लस दिखाने में PhD रखते हैं सर। देखें बात ये है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट करे। ये बातें बाहर से देख के लगती हैं कि जी कर्जे वो हो गया, सूद जाता है, आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी पुल आउट कर लेती हैं। आप देखें तो सही श्रीलंका में अवाम तो उसका असर क्या हुआ है। अल्लाह ना करे कि हम चलें, आई थिंक आवाज़ में बहुत डिस्टर्बेंस है। हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन तला सही है, आप देखें श्रीलंका ने जब अनाउंस किया कि वो डिफॉल्ट कर चुका है, आप देखिए उनकी आवाम के साथ क्या सूरत हाल है, कितना बुरी सिचुएशन से गुजर रही है उनकी आवाम। क्रिकेट टीम तो जीत रही है ना उनकी भाई। क्रिकेट टीम को जिताने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो डिफॉल्ट कर गए हैं तो वो हकीकत पसंद सोच रखते हैं,
हम रियलिटी से बहुत दूर हैं, हमें रियलिटी के करीब आना बहुत ज़रूरी है। अगले साल 15 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम हमने अपनी डेट सर्विसिंग में देनी है। जो कौन देगा? मैं और आप। पर्दा एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन तला बहुत दूर से आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हम ब्रेक से। आज 2 नवंबर है, यानी कि 2 नवंबर है, और दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के ख़ात्मे का दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में इस दिन को अरशद शरीफ शहीद के नाम किया गया है। अरशद शरीफ बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन थे, जिन्हें चंद रोज़ कबल कीनिया में शहीद कर दिया गया। वेरी सैड। यकीनन सहाफ़त का इसमें बड़ा रोल है। हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है नाजिया अशर। किसी तारुफ की वो मोहताज नहीं है। उनसे हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त सहाफ़ती इदारे, सहाफ़ती स्टैंडर्ड्स और सहाफ़ी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जराइम की तादाद में इजाफा हो रहा है, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। यकीनन नाजिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाजिया अशर बानी है मीडिया बैठक की। यकीनन सहाफ़ती किरदार में आपने उनको देखा है, एंकर रही हैं, रिपोर्टिंग की, हर चीज़ उन्होंने की मीडिया इंडस्ट्री में। नाजिया, मैं आज इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सहाफ़ी इसलिए मुश्किलात का शिकार है कि सहाफ़त दफन हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया तलहा, आपने तो सब कुछ ही कह दिया। आज का जो दिन है वो बहुत अहम है इस हवाले से कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो जराइम होते हैं उनका खात्मा किस तरह से मुमकिन बनाया जा सके, और हम हर साल ही इस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन सहाफ़त के दफन होने का जो आपने जिक्र किया है, तो जब सहाफ़त की बुनियादें हिलेंगी तो जो सहाफ़ियों के कदम तो खुद ब खुद उखड़ेंगे और वो कमज़ोर पड़ेंगे, और जब कमज़ोर पड़ेंगे तो दुश्मन अनासिर उससे फ़ायदा उठाएंगे। उसमें हमारा अपना कितना कसूर है? जब खुद एहतसाबी का ये अमल शुरू होता है और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है किधर, तो आप पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को देखें, मीडिया हाउसेस को देखें, और जो हमारी सहाफ़ती प्रैक्टिसेस हैं उनको अगर देखें, तो हमें ये मालूम होता है कि हम एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो वो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उसके अंदर हमारा जो किरदार है वो बहुत अहम है। इस वक्त जितने ख़तरात मीडिया को लाहक हैं, आज़ादी सहाफ़त को लाहक हैं, उन तमाम ख़तरात में सबसे बड़ा ख़तरा मीडिया डिवाइड है, यानी हम खुद हैं। क्यों हमारे दरमियान कोई यूनिटी नहीं रही है? क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव तैयार करके पूरी एक जंग लड़ रहे हैं। तो जब हमारे अंदर इतनी डिवाइड है तो हम पर हमले करना आसान होता है। अब ये जो सहाफ़ी कत्ल किए गए पिछले 10 सालों का, आपने जो बताया फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 53 सहाफ़ी थे जो कत्ल किए गए, 96% को तो इंसाफ मिला ही नहीं है। वो जो फीसद बचा है जहाँ पर हम शायद ही कहें कि इंसाफ मिला, क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर ने वहाँ किया है, तो वो 2 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे। उन मुकदमात में फैसले सामने आए, लेकिन इंसाफ के तकाजे वहाँ भी पूरे नहीं हुए हैं। शरीफ शहीद जिनके नाम से आज ये दिन मंसूब किया गया, हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि जब हम इस दिन की तैयारी कर रहे थे कि उसके अंदर एक ऐसा शहीद शामिल हो जाएगा जो जिसके नाम से आज का दिन ये मंसूब होगा। तो वहाँ भी तहकीकात जो है वो कयास आराइयों का शिकार है। नाजिया, आज आपका कोई इवेंट भी है अरशद शरीफ साहब, शहीद साहब के लिए? जी तलहा कुछ कह रहे हैं? आज आपका कोई इवेंट भी है नाजिया, अरशद शरीफ शहीद के याद में? हमारा जी हाँ, ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन मीडिया बैठक की जानिब से हम एक इवेंट आज हमने रखा है। और मैं यही बात कर रही थी कि जब हम इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर साल का एक बड़ा इवेंट होता है, जब इसकी तैयारी की जाती है तो बहुत पहले से की जाती है। तो जब तैयारी कर रहे थे तो बिल्कुल वहम गुमान में भी नहीं था कि इसमें अरशद शरीफ भी शामिल हो जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर सदफ नईम भी शामिल हो जाएंगी। वो एक हादसे का शिकार हुई हैं, लेकिन आप उसमें क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ये जो 53 सहाफ़ी के कत्ल करने की बात हो रही है, ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, ये वो हैं कि जिनकी मोटिव जो था वो वैलिड हो गया है। तो नाजिया की वजह क्या है कि किसी को इंसाफ नहीं मिलता? 96% सहाफ़ियों को इंसाफ ही नहीं मिला। तो हमें क्या सही करने की ज़रूरत है? जुडिशल रिफॉर्म सही करने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाने की ज़रूरत है? क्या बेहतर किया जाए? सोल्यूशन कैसे निकाला जाए इस चीज़ का कि किसी को इंसाफ मिले, या फिर जो जराइम करने वाले होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि इंसाफ ही नहीं मिलता? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ताकतवर तबका है जहां पर इंसाफ के तकाजे पूरे हो ही नहीं सकते। लेकिन जो तल्ख हकीकत एक और है वो ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी प्रोसेस है। कोई भी उस प्रोसेस में अगर चला जाए तो फंस जाता है, मुकम्मल नहीं हो पाता। अब
एक ऐसा सिस्टम कि जहां पर 2 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में 2 मिलियन केसेस जो फिर भी जज हजरात गर्मियों की छुट्टियां लेते हैं जून जुलाई की, जिस तरह अंग्रेज लिया करते थे। उनको गर्मी ज्यादा लगती थी ना अंग्रेजों को, तो हमारे जजों को भी लगती है। तो बस अब आप देख लें कि ये मेरे ख्याल में तमाम हमारा जो एक सिस्टम है उसको पूरा एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। इसके अंदर जो लिटिगेशन है उसकी मेल प्रैक्टिसेस हैं, यहाँ पर इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है। जब पुलिस को क्राइम रिपोर्ट किया जा रहा होता है, चालान बहुत देर से सबमिट कराया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस हैं कि जिनकी वजह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो पाते। लैक ऑफ कोऑपरेशन खासतौर पर बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन, फिर उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इन तमाम केसेस को डील कर सकें। तो ये तो सारे की सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो खामोश करवाने वाली जो ताकतें हैं वो तो अपनी जगह काम कर रही होती हैं, लेकिन जो खामोश हो जाती हैं उनका क्या किया जाए। अब वो तमाम स्टेक होल्डर कौन है? हमारी सहाफ़ती तंजीमें जो हर साल यकीनन बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज भी करती हैं, जो हर साल प्लॉट्स भी लेती हैं गवर्नमेंट से, जी, जो हर साल प्लॉट्स भी लेती हैं गवर्नमेंट से, वही सहाफती तंजीम है। अब ये जाहिर है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए। अच्छा नाजिया, लेट्स लुक एट द पिक्चर इंटरनेशनली। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में आप अगर नजर डालें, यकीनन पाकिस्तान में तो जुल्म हुआ सो हुआ। इंटरनेशनली एक बहुत सीनियर सहाफ़ी का बड़ा जालिमाना तरीके से जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कत्ल किया गया था और वीडियो भी बनाई गई थी। जमाल खाशोगी, इस्तांबुल में यह वाकया हुआ था, टर्की में, जिसके ऊपर अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडेन ने जब इलेक्शन कैंपेन चलाई थी तो बड़ा शोर मचाया था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करूंगा, हम सऊदी अरब से ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे, इंसाफ दिलाएंगे जमाल खाशोगी को। फिर हुआ ये कि वो कैंपेन तो वो जीत गए, अमेरिका के सदर भी बन गए। फिर पहले गए इजराइल, अपने आका से हाथ मिलाया और फिर फौरन से सऊदी अरब पहुंच के मोहम्मद बिन सलमान से भी हाथ मिलाया। तो ये दुनिया भर में ही देखा जा रहा है कि सहाफियों का कत्ले आम होता है और पावर लॉबीज आसानी से उसका फायदा भी उठाती हैं और निकल भी जाती हैं साइड से, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस है। आज़ादी इजहार राय के जो मसाइल हैं ना, जो चैलेंजेस हैं, वो दुनिया भर में एक जैसे हैं। हमारे यहाँ शोर ज़्यादा मचता है और एक वजह यह भी है कि क्योंकि हमारा जो कानून है वो पूरे तौर पर इंसाफ भी फराहम नहीं कर पाता, तो यहाँ पर जो केसेस हैं वो ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया भर में देखें, वो उस नहज तक पहुँचने नहीं देते, वो अपने सहाफ़ी को वो रेड लाइन क्रॉस करने ही नहीं देते, और जो रेड लाइन क्रॉस कर जाता है उसका अंजाम वही होता है जो आपने देखा। तो जो सिस्टम है पूरी दुनिया में वो इस तरह से काम कर रहा होता है कि जहां आपने किसी के मफादात को ज़र्ब पहुंचाने की कोशिश की और आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप उनके जो ताकतवर तबके हैं उनके मफादात के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन हमारे जो सहाफ़ी हैं वो ज़्यादा जज्बाती होते हैं। हमारे सहाफ़ी जो हैं वो ये समझते हैं कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा शायद। लेकिन नाज़िया, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज भी होती हैं, बहुत लिमिटेशंस होती हैं सहाफ़ियों के लिए कि उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे के आज़ादी सहाफ़त कहा जाता है कि उसका इजहार राय करना ज़रूरी है, और हमें लगता है जैसे अभी भी आप कह रही हैं कि अगर हम इंसाफ की बात करेंगे तो हमें भी इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है। बहुत अफसोस के साथ यही होता है जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। देखिए, एज अ मीडिया ट्रेनर जब हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स करवाते हैं जर्नलिस्ट को, तो और पूरी दुनिया में ये दस्तूर है कि सहाफ़ियों को ये बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई स्टोरी नहीं है। True. तो आप जब किसी स्टोरी पर काम करेंगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे, क्योंकि किसी और ने आकर आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करनी। मीडिया हाउसेज आगे नहीं आते, सहाफ़ती तंजीमें बाद में आती हैं जब कत्ल हो चुका होता है या तशद्दुद हो चुका होता है या हमले हो चुके होते हैं। लेकिन जब आप अपनी नाजिया, स्टोरी सॉरी नाजिया, आपकी बात कट कर रही हूँ, आपकी आवाज़ भी। स्टोरी आप पब्लिश कर रहे होते हैं या आप स्टोरी दे रहे होते हैं, तो आपने अपनी स्टोरी को इस जाविये से देना होता है कि आप अपनी बात कह भी जाएं और सेंसर करने वाला वो रेड दायरा उस पर लगा भी ना पाए। सही। तो लेकिन नाजिया, अगर हम यहाँ पे सदफ नईम की बात करें तो वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते करते उनकी शहादत हुई इस तरह से, लेकिन हमारे यहाँ तो ना तो ट्रेनिंग दी जाती है हमारे सहाफ़ियों का, ना ही कोई सिक्योरिटी, ना ही कोई इस तरह के गैजेट्स फ्राहम किए जाते हैं कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। तो इस तरह के हादसात भी होते हैं। देखिए, सदफ नईम वाला वाक़या तो बहुत खराश है।
एक ऐसी खातून के जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जो ना सिर्फ ये कि ये जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है उससे फाइट कर रही है और वो घर से बाहर निकल रही है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है जहाँ उसको शायद पिछले 6 महीने से तनख्वाह भी ना मिली हो, उसके साथ कोई ड्राइवर नहीं है, उसके साथ कोई कैमरामैन नहीं है और वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद होती है और वो चाहती है कि वो स्टोरी हासिल कर सके। लेकिन ये है कि जब इस तरह का हादसा हो जाता है और उसके बाद फौरी तौर पर यह भी लिखवा लिया जाता है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो सवालात तो उठते हैं और सवालात ये उठते हैं कि यह हादसा ही था या फिर वाकई उसको किसी सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का दिया। तो ये वो अनरिपोर्टेड केसेस के अंदर आ जाते हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, वाकई ऐसा कोई सानिया हुआ था या फिर ये कोई क्राइम हुआ था। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। ख़वातीन की जो आपने बात की है, तो ख़वातीन को ख़तरात डिजिटल मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। देखिए, बात सिर्फ कत्ल की नहीं होती, कत्ल तो आखिर में जाकर एक बहुत ही एक ऐसी जगह पर होता है जब बहुत एक्सट्रीम पॉइंट होता है। तशद्दुद है, हमले हैं, ये सब ऑनलाइन हैरेसमेंट या ऑनलाइन अब्यूज़ के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। जो ऑनलाइन वायलेंस है अब वो जो है ट्रांसलेट हो रहा है फिजिकल वायलेंस के अंदर और ये ख़वातीन खतरात बहुत ज्यादा बढ़े हैं। सही, लेकिन नाजिया, सदफ नईम का क्लियरली वीडियो सामने भी आई है, देखा था कि वो कंटेनर के साथ साथ भाग रही थी, चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो उनको धक्का लगा, वो गिर गई। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे अपने, और अब इस वक्त हुआ है आपकी फेवरेट सेगमेंट बोल्ड प्रेडिक्शंस का। हमारे साथ मौजूद है वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह, हमारे पैनल का हिस्सा है, हमेशा हमारे साथ रहती हैं, अपनी प्रेडिक्शंस करती हैं और हमें आगाह भी करती हैं कि आगे जो कन्फ्यूजन का हम लोग शिकार होते हैं कि आगे होने क्या वाला है मुल्क में, वो अपने कार्ड्स उठाती हैं और बताती हैं हमें कि आगे क्या होगा। तो उनसा शाह को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू दुनिया बोल है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक उनसा, आप बताएं, बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप। फ्रेश लग रही हूँ? नहीं फ्रेश नहीं लग रही हूँ, मैं नींद से उठी हूँ अभी। बट ग्रीन कलर लुक्स रियली नाइस। अच्छा उनसे ये बताएं कि क्या कह रहे हैं आगे कार्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज के कार्ड्स क्या कहते हैं, आप ये बताएं, ये कब जाके ब्रेक लगेगा? हमारी जो इतनी बुरी इकॉनमी की सूरत हाल चल रही है, इतनी मायूसी छाई हुई है आवाम में। देखिए, पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं आज की एनर्जी से, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। हमेशा पीटीआई के कार्ड निकालो या इमरान खान साहब के कार्ड निकालो तो किंग और क्वीन का कार्ड तो आता ही आता है, ये वर्दा आपको भी पता होगा। खैर, आज के सोर्स का कार्ड है, फिर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो आज की एनर्जी के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुश्किलात का शिकार है और मुश्किलात का आगे भी जो है वो मुश्किलात का शिकार रहे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली किंग का कार्ड है और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा जेलस हैं, ऑब्वियसली जो उनकी ऑपोजिट पार्टीज हैं, पीटीएम है, ज्यादा इनके लिए मुश्किलात क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, हुकूमत की तरफ से बहुत बात नजर आ रही है। लेकिन पीटीआई जो है वो अपनी तहरीक में, अपने जो इनके मामलात हैं उनमें वो डटी रहेगी, उन मामलात को वो फेस करती हुई नजर आ रही है। आज के कार्ड्स में भी आपको हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुश्किलात तो हैं इस लॉन्ग मार्च में। जब तक ये लॉन्ग मार्च चलता रहेगा, मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ेगी खान साहब को और जो भी इनकी पार्टी में जो लोग शामिल हैं। लॉन्ग मार्च में भी जो लोग है ना शामिल हो रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो चलता रहेगा। लेकिन उनसा सुनने में आ रहा है कि नवंबर में साल का सबसे बड़ा चांद ग्रहण होने वाला है। अभी कुछ अर्से पहले सूरज ग्रहण भी हुआ, अब चांद ग्रहण होने वाला है। इसके क्या असरात नज़र आएंगे हमें सितारों की दुनिया में इस हवाले से, या फिर गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर देखिए, ऑलरेडी इस चांद क्या, इस सूरज क्या, हर तरह से मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, जब मैं आपके प्रोग्राम में भी आई थी, जब मैंने स्टूडियो में आई थी, तब भी मैंने आपको यही कहा था। और आज की एनर्जी के मुताबिक भी 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ये। यानी कि आप कह रही हैं गवर्नमेंट पे ग्रहण ऑलरेडी लग चुका है?
बहुत ज्यादा दबाव में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, चाहे वो चांद गिरन हो, चाहे सूरज गिरन हो, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा भी ये हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। चाहे ये लोग चला रहे हैं हुकूमत, पता नहीं कैसे चला रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर तरीके से ये हुकूमत जो है वो ब्लॉक नजर आ रही है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है वो टेम्परेरी है और बहुत जल्दी जो है इसका खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये टेम्परेरी पीरियड आपको हुकूमत का कब तक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है उनसा? देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स हवाड़े अगेन दोबारा से तलवारें, जब भी मैं नून लीग या इस हुकूमत के बारे में बात करती हूँ तो तलवारें ही तलवारें आती हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये हुकूमत 4 माह तक चलेगी। पर स्टार्ट हो गया है तो मार्च तक का पीरियड है कि मार्च के बाद ये हुकूमत चलती हुई तो मुझे नजर नहीं आ रही। यानी कि आप प्रेडिक्शन कर रही हैं कि मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकती है? हुकूमत आ सकती है, इलेक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली इलेक्शन होने में भी टाइम पीरियड लगता है, फिर हो सकता है कि तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये अगर चल गई हुकूमत तो चल गई। मार्च के बाद जो है मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं पाकिस्तान में, हुकूमत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। मुझे लगता है पॉलिटिकली जो है वो चेंजेस नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक मतलब इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी वाइज जो है वो देखें इतनी फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। कार्ड्स तो अच्छे हैं, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, फिर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए पैसा तो आता हुआ नजर आ रहा है इस मुल्क में, लेकिन एक एनर्जी है, सैड एनर्जी है, एक एनवायरनमेंट जो है वो इस मुल्क का सैड नजर आ रहा है, कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा, चाहे वो अवाम हो चाहे हुकूमत हो, मतलब एक खुशी नजर नहीं आ रही लोगों में। ठीक है, कारोबारी हवाले से पैसा आएगा, फंड्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन रहेगी इकोनॉमी। सही, इकोनॉमी में यानी कि स्टेबिलिटी आपको आती हुई नजर नहीं आ रही है। उनसा ये हफ्ता कैसा रहेगा, किन ज़ोडिएक साइंस के लिए अच्छा है, किन के लिए नहीं है, जरा ये भी बता दीजिए आप बहुत जल्दी से, कि वक्त की कमी है हमारे पास। ठीक है, एरीज के लिए जो है वो मैं ये कहूँगी कि सफ़र अगर वो करें उनके लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग करें। उसके अलावा उनके जो रिलेशनशिप के मामला, शादी के मामला मुझे सही होते हुए नजर आ रहे हैं, कारोबार में वो पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए सक्सेस, कामयाबी नजर आ रही है। टॉरस वाले अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी इस हफ्ते में किसी स्ट्रेस से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और सदका जरूर दीजिए, जो भी आप अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं। जेमिनाई मुझे लगता है कि पैसों का लेन देन उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोगों के साथ मुलाकातें, इंटरेक्शन, मीटिंग्स मुझे कारोबारी नजर आ रही हैं, और कोई अच्छा प्रपोजल भी जेमिनाई वालों के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। कैंसेरियंस के लिए जो है वो उनको थोड़ा सा रूहानियत की तरफ, यानी कि अल्लाह से अपना कनेक्शन जो है वो मजबूत करना चाहिए। इबादत के ज़रिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए ताकि उनका माइंड जो है वो रिलैक्स हो, पीसफुल हो। कैंसर के बाद है 30 सेकेंड्स हैं, उनसा जल्दी जल्दी बता दीजिए बस आगे। लियो के लिए जो है वो अगर उनके कोर्ट वगैरह में केसेस चल रहे हैं तो फेवर सकता है, शादी के चांसेस नजर आ रहे हैं लियो वालों के लिए। जॉबलेस हैं तो जॉब मिलती भी नजर आ रही है। लियो के बाद वर्गो है, वर्गो वाले कानों के कच्चे होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो प्लीज ऐसे काम ना करें, लोगों के बातों में कान ना धरें। वर्गो के बाद है, बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, विर्गो तक ही हम यहाँ पे आज ज़ोडिएक साइन को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह कल दोबारा से हम बोल्ड प्रेडिक्शन सेगमेंट में आपको बताएंगे कि विर्गो के बाद जो स्कॉर्पियो हैं और जो स्टार्स रह गए हैं उनका आने वाला हफ्ता ये कैसा रहेगा, जो करंट हफ्ता चल रहा है आने वाला हफ्ता भी बताएंगे आपको। इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है ख़त्म, इजाज़त लेंगे आपसे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च की ट्रांसमिशन आपको लम्हा बर लम्हा खबर मिलती रहे तो हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिएगा, बोल्ड न्यूज़ के साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। हमें इजाज़त दीजिए, कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।